हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट का चैप्टर थर्ड और पार्ट टू। वीडियो पार्ट टू है। चैप्टर थर्ड है मध्यकाल। मुस्लिम शिक्षा का प्रसार सर्वाधिक किसने किया था? तो औरंगजेब ने सर्वाधिक प्रसार किया था। मकतब किस प्रकार के विद्यालय थे? प्राथमिक विद्यालय थे। भारत में मुस्लिम युग कब से कब तक रहा था? भारत में मुस्लिम युग 1192 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक रहा था। कौन सा नगर इस्लामी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र माना जाता है? जौनपुर इस्लामी शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था और जिसे शाहजहां ने सिराजे हिंद का नाम दिया था। नसरुद्दीन मिनहाजी सिराज के नेतृत्व में कौन से मदरसे की स्थापना की गई थी? नासिरिया मदरसा की स्थापना की गई थी। मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। इसमें बच्चों का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु पर किया जाता था। मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कुतुब शब्द से हुई, जिसका अर्थ है उसने लिखा। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। आप लोग पढ़ते रहिए भाई। व्यूज और सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूँ। इतनी गर्मी है फिर भी वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। टाइपिंग कराने जाता हूँ बाहर से। पूरे क्वेश्चन चुन चुन के पहले अपने नोटबुक पे लिखता हूँ, फिर उससे टाइपिंग कराता हूँ, फिर मैं इसका वीडियो बनाता हूँ। तो काफ़ी मेहनत होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। केवल एक क्लिक लगेगा बस, और हमको आपका बहुत सारा प्यार मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा नए नए वीडियो बनाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे थे? बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव कब डाली? बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की नींव 1526 ईस्वी में डाली और उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी। अपनी आत्मकथा बाबरनामा के नाम से लिखी थी। संपूर्ण मुस्लिम काल में शिक्षा के कितने साधन थे? 2 साधन थे, मकतब और मदरसा। मकतब में प्राथमिक शिक्षा और मदरसा में उच्च शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम शिक्षा को आरंभ करने की रस्म को क्या कहा जाता था? बिस्मिल्लाह। मुस्लिम शिक्षा को आरंभ करने की रस्म को बिस्मिल्लाह कहा जाता था। बिस्मिल्लाह का अर्थ है आरंभ करना। बिस्मिल्लाह का क्या अर्थ है? आरंभ करना। मदरसा किस प्रकार के विद्यालय थे? उच्च शिक्षा के। अभी आप लोगों को बताया हमने। मुस्लिम शिक्षा में शिक्षा की विधि क्या थी? लेखनी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। पढ़ना, कंठाग्र मतलब रटना, और इसकी प्रणाली मौखिक थी। मुस्लिम शिक्षा में उर्दू की भाषा से मिलकर बनी है। मुस्लिम शिक्षा में उर्दू किस भाषा से मिलकर बनी है? यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया है। मुस्लिम शिक्षा में उर्दू किस भाषा से मिलकर बनी है? तो उर्दू बनी है अरबी और फारसी के संयोग से। यह मुस्लिम काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उर्दू भाषा जो बनी है यह मुस्लिम काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मुस्लिम काल में प्रत्येक मुस्लिम को कौन सी शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था? मुस्लिम काल में प्रत्येक मुस्लिम को इस्लाम की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य माना जाता था। मुस्लिम काल की शिक्षा निःशुल्क थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। हम ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि टाइम बचा नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम होता तो ज़्यादा क्वेश्चन करते। यही 20 से 25 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के कर लेते हैं। इससे भी एक पेपर के लगभग 500 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसी में से आएगा ज़्यादा कुछ। पहली बार बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे तो
जो इम्पोर्टेंट होंगे वही उन्हीं में से 100 प्रश्न आएंगे। 100 में से 75 आप लोगों को करने हैं, तो आप लोग इतना तो कर ही लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 है मैकाले के विवरण, पत्र एवं बैंटिंग का संकल्प। 1835 मैकाले मिनट कब लिखा गया था? 1835 में। मैकाले के समय सबसे तीव्र मतभेद किस बात पर था? शिक्षा पर था। मैकाले का गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य बनकर, मैकाले कब गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य बनकर भारत आया था? 10 जून 1834 में। अंग्रेजी शासन विधि में कितने देशवासी शिक्षित हो सकते थे? अंग्रेजी शासन विधि में कितने देशवासी शिक्षित हो सकते थे? 15%। अंग्रेजी शासन विधि में भारतीय जो थे 15% शिक्षित हो सकते थे। थॉमस बेविंगटन मैकाले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैकाले का पूरा नाम थॉमस बेविंगटन है। इसका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1800 में रॉयल टेम्पल लीसेस्टरशायर में। रॉयल टेम्पल लीसेस्टरशायर में हुआ था। मैकाले ने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया था अक्टूबर 1818 में। मैकाले को अंग्रेजी काव्य रचना का कुलाधिपति पदक कितनी बार मिला था? मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का अंग्रेजी काव्य रचना पर कुलाधिपति पदक 2 बार मिला था, 1819 में, 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाले ने 1825 में कौन सी पत्रिका का लेख लिखना आरंभ किया था? एडिनबर्ग रिव्यू मैकाले की पहली पत्रिका थी। इतिहासकारों ने किसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास में पथ प्रदर्शक एवं आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत कहा है? मैकाले को इतिहासकारों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास में पथ प्रदर्शक एवं आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत कहा है। 1828 में किसने मैकाले को नष्ट निधिता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है? लॉर्ड लिस्ट्रन। ये टाइपिंग मिस्टेक है, लॉर्ड लिंदस्ट्रन है, लॉर्ड लिंदस्ट्रन। मैकाले ने पार्लियामेंट में पहली बार प्रवेश कब किया था? 1830 में। मैकाले ने पार्लियामेंट में पहली बार 1830 में प्रवेश किया था। उनका पहला काम रिफॉर्म बिल था। भारत की ओर समुद्र यात्रा पर मैकाले ने कब प्रस्थान किया था? भारत की ओर मैकाले ने 15 फरवरी 1834। इतना थक गया हूँ आज ये सब इधर उधर से इकट्ठा करके, किताबों से, बुक से और मॉडल पेपर से, इजी नोट से, तो सब हालत ख़राब है, फिर भी आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। चलिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो कदाचित भारत में स्वतंत्रता संग्राम ही ना छिड़ता। यह कथन किसका है? नूरुल्लाह एवं नायक का। यह कथन नूरुल्लाह एवं नायक का है। भारत में राजनीतिक जागृति का उत्थान किसने किया? भारत में राजनीतिक जागृति का उत्थान मैकाले ने किया। भारतीय भाषाओं को अविकसित, आसक्त, गंवार और निकम्मी बताया था भारतीय भाषाओं को। मैकाले को बंगाल का लोक शिक्षा समिति का सभापति किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को लोक सभा समिति का सभापति नियुक्त किया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 आ गया है, एडम रिपोर्ट एवं इसकी सिफारिशें। आज बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग घबराएं नहीं, बस अच्छे से जल्दी चैप्टर कंप्लीट करें, क्योंकि टाइम। एडम रिपोर्ट एवं इसकी सिफारिशें। इससे पहले हम बता रहे थे कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग घबराएं नहीं, बस अच्छे से ध्यान से पढ़ें, बिना स्किप किए हुए, और अच्छे से पढ़ते रहें। आप लोगों से यही निवेदन है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें 15,000 प्लस सब्सक्राइबर चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल डिलीट हुआ है, तो हमें बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुई है कि हमारा चैनल डिलीट कर दिया हमारे ही मित्रों ने। कोई बात नहीं, हम फिर से अपनी मेहनत से
वहाँ तक पहुँचेंगे। बस आप लोगों का साथ और प्यार चाहिए। आप लोग अगर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो सिर्फ एक क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। हमारा मोटिवेशन और हम आपका प्यार मिलेगा हमें। चलिए बिना समय बिताए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 एडम रिपोर्ट एवं इसकी सिफारिशें। एडम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1789 में डनफरम लाइव स्कॉटलैंड में हुआ था। 1789 में डनफरम लाइव स्कॉटलैंड में हुआ था। एडम ने कब से कब तक बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया? 1835 से 1838 तक एडम ने बंगाल की शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसको बिहार एवं बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए कार्य दिया था? तो एडम को कार्य दिया गया था यह। एडम ने अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1 जुलाई 1835 को, और दूसरी रिपोर्ट 23 दिसंबर 1836 में प्रस्तुत की थी, और अंतिम बार तीसरी रिपोर्ट 25 अप्रैल 1839 में प्रस्तुत की थी। हम ये क्वेश्चन जो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को रख रहे हैं, और ये जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वैसे भी वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, और अगर ये सब रखेंगे तो ज़्यादा ही बहुत बड़ी हो जाएगी, और इतना टाइम भी नहीं है पढ़ने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यही सोच रहे हैं कि जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हमें ज्ञान हो जाए। और ये क्वेश्चन मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके सब इधर उधर से बता नहीं सकता हूँ कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन उठाए हैं हमने, बस है सब तुम्हारा सिलेबस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एडम का विवाह पादरी की कन्या कुमारी फोव ग्रांट से हुआ था। ये पादरी की कन्या थी और 1819 में हुआ था। एडम की पहली बुक कौन सी थी? इंडिया एयर बुक। एडम की पहली बुक इंडिया एयर बुक थी। एडम भारत में कितने वर्षों तक रहा था? एडम 27 वर्षों तक भारत में रहा था। एडम की तीसरी रिपोर्ट किसका विवरण? एडम की तीसरी रिपोर्ट किसका विवरण है? मुर्शिदाबाद की शिक्षा का विवरण है तीसरी रिपोर्ट। एडम किस विचारधारा का समर्थक था? एडम प्राच्यवादी विचारधारा का समर्थक था। एडम ने किन भाषाओं का अध्ययन भारत में किया था? एडम ने भारत में संस्कृत और बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया था। शिक्षा के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के द्वारा किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन एडम का है। शिक्षा के द्वारा, सही बात है, शिक्षा के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमें ज्ञान है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे चैप्टर हैं इनसे कम ही क्वेश्चन रख रहे हैं, बस जो इम्पोर्टेंट है वही रख रहे हैं। तो आप लोग घबराएं नहीं, बस बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और सब कुछ अच्छा भी लगेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 वुड का घोषणा पत्र 1854। सर चार्ल्स वुड कौन था? यह ईस्ट इंडिया कंपनी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। तो चार्ल्स वुड था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। वुड डिस्पैच में किस शिक्षा स्तर पर विचार किया गया था? वुड डिस्पैच में प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विचार किया गया था, और माध्यमिक के सभी स्तरों पर विचार किया गया था। वुड डिस्पैच में उच्च शिक्षा, वुड डिस्पैच में उच्च शिक्षा के विषय में क्या कहा गया? वुड डिस्पैच में उच्च शिक्षा के विषय में लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना जाए, यह कहा गया था कि लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान के हम आगे बढ़ें। 19 जुलाई 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक नया, 5 मिनट रुक जाइए बस, क्या हो रहा है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 जुलाई 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से एक नया शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र आया। उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया है वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र मुख्य कारण क्या था? वुड का घोषणा पत्र का मुख्य कारण क्या था? भारतीयों की शिक्षा संबंधी मांग थी उसमें। वुड का घोषणा पत्र किस शिक्षा का उल्लेख करता है? धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा का उल्लेख करता है। घोषणा पत्र में किस शिक्षा की उपेक्षा की गई?
मतलब निंदा करी गई है आध्यात्मिक शिक्षा को। घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेद हैं। आज्ञा पत्र की संस्तुति क्या है? आज्ञा पत्र की संस्तुति क्या है? चैप्टर 7 नहीं, अभी चैप्टर 7 नहीं, कहाँ पे पहुँचे थे? आज्ञा पत्र की संस्तुति क्या है? शैक्षिक नीति, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक विकास। कोलकाता तथा मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1857 में कोलकाता तथा मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर आयोग 1882। हंटर कमीशन का मुख्य विचारणीय विषय क्या था? प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन का मुख्य विचारणीय विषय प्राथमिक शिक्षा थी। आज 2 वीडियो डाले हैं, मतलब ये दूसरा वीडियो है। इसी चक्कर में हम ज़्यादा आज मेहनत किए हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी आप लोग हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें, और आपको ऐसे ही हम अच्छे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम एक सीरीज़ बनाएंगे। लास्ट में एक रिवीजन के लिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले, जैसे फर्स्ट पेपर हमारा 6 को है, 6 अगस्त को, तो हम 6 अगस्त लगभग 5 अगस्त को हम मॉर्निंग में लगभग वही 6 बजे के करीब डालेंगे रिवीजन वीडियो, जिसमें 500 क्वेश्चन होंगे केवल रिवीजन करने के लिए। 500 क्वेश्चन होंगे, उसमें आप बस लगातार बस पढ़ना ही है, रिवीजन करना है 500 क्वेश्चन उसी पेपर के जो पेपर 6 को होगा। फिर जो पेपर 9th को है वो 8 को डालेंगे सुबह 6 बजे। फिर 11th को है वो हम 10th को डालेंगे सुबह 6 बजे। जिस विषय का पेपर है उसी सब्जेक्ट पे आधारित रिवीजन करना है हमको। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग 1882। हंटर कमीशन का मुख्य विचारणीय विषय क्या था? प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड कनिंग ने 1 नवंबर 1858 में किसे भारत की महारानी घोषित किया था? महारानी को लॉर्ड कनिंग ने महारानी घोषित किया था, भारत की महारानी घोषित किया था। विक्टोरिया युग जो था वो शांति व सुरक्षा का युग था। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की थी। लॉर्ड रिपन प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की थी? 3 फरवरी 1882 को लॉर्ड रिपन ने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। जो भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था वो लॉर्ड रिपन ने उसकी स्थापना की थी 1882 ईस्वी। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन भी कहा जाता है। जो ये भारतीय शिक्षा आयोग है जिसको लॉर्ड रिपन ने बनाया था, इसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे। हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? 8 सदस्य भारतीय थे। आज का वीडियो बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो हम कल सुबह 10 बजे डालेंगे। आज हमने चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 5 चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। कल हमारा चैप्टर होगा 8, 9, 10, 11 और 12, लगभग 5 चैप्टर कल 10 बजे कंप्लीट करेंगे। फिर 5 चैप्टर हम शाम को कंप्लीट करेंगे। ऐसे करके हम परसों तक यानी 22 जुलाई तक पूरा यह सब्जेक्ट जो है पेपर 1 इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर हमारा पेपर 2 स्टार्ट होगा। हम चाहते हैं कि 30 जुलाई तक हम पूरा सिलेबस 30 जुलाई तक पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर 7619886088 पे मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। आपको PDF दे दी जाएगी। उसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब लोग
पैसे ले रहे हैं, हमको कुछ ज़रूरत नहीं है। बस आप मैसेज करिए, आपको व्हाट्सअप पे PDF सेंड कर दी जाएगी। चलिए, आज का वीडियो यही तक था। धन्यवाद। बस आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने कॉलेज वाले ग्रुप पे डाल दें। सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग जितने लोग भी देखें, अपने कॉलेज का ग्रुप तो बनाए होगा, उस कॉलेज वाले ग्रुप पे डाल दें बस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।